नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। किसानों ने फिलहाल अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। अगली रणनीति के लिए किसान संगठन कल फिर बैठक करेंगे। किसान आंदोलन खत्म करने की दिशा में सरकार की बड़ी पहल सामने आई। अलग अलग राज्यों में एफआईआर जो दर्ज की गई हैं उनको तुरंत प्रभाव से रद्द करने की बात मान ली है। वहीं एमएसपी पर बनने वाली कमेटी में भी संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य शामिल होंगे। किसानों को पत्र भेजकर आंदोलन खत्म करने की अपील की गई है। किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आलोक। वो प्रस्ताव की जो कॉपी गवर्नमेंट की या स्टैंप के लाके वो कल 12 बजे से पहले हमको मिल जाएगी। 12 बजे हम दोबारा मीटिंग करेंगे, उसमें घोषणा कर देंगे कि कैसे समाप्त कल हो जाएगा। 12 बजे कैसे कैसे जाना है, किसी को आगे लगना है, कैसे वो जो प्रक्रिया है इसकी हो जाएगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कल दोपहर 12 बजे आप ये अनाउंस करेंगे कि कैसे आंदोलन को समाप्त करना है और कौन सी तारीख को आप लोग जा रहे हैं? आंदोलन को का दशा दिशा कल तय करेंगे। अभी हम सरकार से बात हुई है, कल 12 बजे फिर सर हम बैठे। नहीं सर, ये जो खुशी की लहर जो है उसके बारे में ये है कि करीब करीब हमारी सहमति करीब करीब है और सहमति है। और कल जो है सर एक चीज मुझे बताइएगा। देखिए एक बात ये मैं समझ गया सर, वो 12 बजे वाली बात हो गई। मैं ये जानना चाहता हूँ, एक बात ये हो रही है सस्पेंड किया है अभी प्रोटेस्ट, मतलब ये बोला जा रहा है प्रोटेस्ट खत्म नहीं किया गया है, यानी कि आपकी एमएसपी की डिमांड अभी भी चलती रहेगी। ये जेड़ा जहाँ से जो पहला पड़ाव था ना, जहाँ उसको पूरा हो गया, समाप्त कर दिया। अगला पड़ाव जेड़ा उसको तय करेंगे। यानी कि अगर हम अभी तुरंत आपसे एक बात पूछना चाहें कि अभी आप लोगों ने ये डिसाइड किया है कि कल 12 बजे आपकी दोबारा एक बार मीटिंग होगी, उसमें आप लोग ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी तारीख को आप लोग यहाँ से जाएंगे। बेसिकली बात यह है कि दिल्ली के जो बॉर्डर है जहाँ पर किसान बैठे हैं वो कब छोड़ा जाएगा? वो कल 12 बजे छोड़ दिया जाएगा। कल 12 बजे से चालू हो जाएगा या कल 12 बजे डिसाइड करेंगे? नहीं, 12 बजे हम डिसाइड करेंगे कि इसको 2 दिन रोकना है, 1 दिन रोकना, लोगों ने सामान वगैरह बनना, हम 1 दिन देंगे, जब ਅਸੀਂ आगे लगेंगे लोग जाएंगे। तो मतलब ये है, बात ये है कि आपने अब डिसाइड कर लिया है कि अब आप लोग बॉर्डर छोड़ेंगे, बात ये है। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में लगातार 9वीं बार फिर कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आरबीआई ने मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया। रिजर्व बैंक ने आखिरी बार 22 मई 2020 को ब्याज दरों में बदलाव किया था। तब से लेकर पॉलिसी रेट्स जस के तस हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ Policy repo rate remains unchanged at 4% and the stance remains accommodative as long as necessary to revive and sustain growth on a durable basis and continue to mitigate the impact of COVID-19 on the economy while ensuring that inflation remains within the target going forward. The marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate remain unchanged at 4.25%. The reverse repo rate also remains unchanged at 3.35%. Headline CPI inflation ticked up in October to 4.5% from 4.3% in September, after falling sharply between June and September. This uptick mainly reflected a spike in vegetable prices due to unseasonal rains in some parts of the country. Hardening international energy prices have kept domestic and kerosene prices elevated for nearly 3 quarters, edging up fuel inflation to 14.3% in October. The recovery that had been interrupted by the second wave of the pandemic is gaining traction, but it is not yet strong enough to be self-sustaining and durable. This underscores the vital importance of continued policy support. The projection for real GDP growth is retained at 9.5% in 21-22, consisting of 6.6% in Q3 and 6% in Q4 of 21-22. Real GDP growth is projected at 17.2% for Q1 22-23 and at 7.8% for Q2 22-23.
इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। अंकुर, जैसा कि 89 स्वदेश के पॉलिसी पोल में ही साफ हो गया था कि पॉलिसी रेट में बदलाव नहीं होगा, ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि उम्मीद थी कि रिजर्व बैंक रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगा। लेकिन एक ये भी कहा जा रहा था कि नॉर्मलाइजेशन के लिए कहीं ना कहीं बदलाव रेपो रेट में, रिवर्स रेपो रेट में किए जा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके क्या मायने लगाए जाएं? जी हाँ, जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी जिस पर सबकी नज़र थी वो थी नॉर्मलाइजेशन ऑफ रेट्स, और यहाँ पर रिवर्स रेपो में कोई बदलाव ना होना अपने आप में एक संकेत है, और ये भी नहीं बताया गया है कि अगली जो पॉलिसी है उसमें ऐसा होगा। अगर रिवर्स रेपो रेट में बदलाव नहीं होता है तो जाहिर सी बात है जो रेट वॉर था वो चलेगा या नहीं चलेगा, उस पर सवाल खड़ा होगा, क्योंकि एक सिग्नल माना जा रहा था कि जैसे ही रिवर्स रेपो 3.75% की ट्रेजेक्ट्री पे वापस जाएगा, आरबीआई जब से सिग्नल करेगा, शायद नॉर्मलाइजेशन ऑफ रेट्स को रीस्टोर किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे आपने बताया कि जो जीडीपी ग्रोथ है वहाँ पर जो फोरकास्ट है वो एज इट इज़ रखी गई है। नेक्स्ट क्वार्टर में भी बोला है 17.2% इन Q1 और उसके बाद 7.8%। महंगाई में आरबीआई ने बोला है कि मार्च क्वार्टर के बाद ईज आउट होगा, 5.3% के इस साल का अनुमान है, और उसके बाद अगले 2 क्वार्टर पर 5% तक जा सकती है। तो जो पीक आउट है वो Q4 में हो जाएगा, ऐसा आरबीआई का अनुमान है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट्स हुए हैं आरबीआई की तरफ से कि एक डिस्कशन पेपर आना है कि जो बैंक्स का इन्वेस्टमेंट होता है शेयर्स में, बॉन्ड्स में, उसको किस तरीके से किया जाए, उस पर एक डिस्कशन पेपर आरबीआई लेके आएगा। साथ ही साथ डिजिटल पेमेंट्स में जो क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स हैं उनके जो रेट्स हैं वो कैसे हैं, उस पर भी एक डिस्कशन पेपर लाया जाएगा। और साथ ही साथ उन फीचर फोन्स में जहां पे जो स्मार्टफोन्स नहीं है उनके पेमेंट्स को लेकर भी डिस्कशन पेपर लाया जाएगा। और साथ ही साथ ये अनाउंसमेंट किया जाएगा कि उनको अलाउ किया जाए उन कंपनीज़ को जिन्होंने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्कीम के तहत ऑलरेडी वो प्रक्रिया जारी कर दी है। आरबीआई ने कुछ महीने पहले ही वो स्कीम ऑफ प्लेयर्स को रिलीज़ किया था। साथ ही साथ एक जो ज़रूरी चीज़ है जो आरबीआई की तरफ से जो लिमिट बढ़ाई गई है वो है ट्रांजैक्शन लिमिट। आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं या फिर आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम में, तो वो 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। 89 स्वदेश संवाददाता अंकुर मिश्रा ने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास से सवाल पूछा कि फीचर फोन में यूपीआई को लेकर क्या योजना है। इस पर आरबीआई गवर्नर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। फीचर फोन वाला यूपीआई है, उसमें उन ट्रांजैक्शंस के लिए अभी और क्या स्टेप्स बाकी है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी टेस्टिंग चल रही थी। क्या उन्हीं प्लेयर्स को वापस लाइसेंस बेस दिया जाएगा, क्या प्रक्रिया होगी पूरी, अगर आप वो बता सकते हैं तो। अभी भी फीचर फोन में वो जो आपका है *99 एंड हैश लगा के आप फीचर फोन में कुछ बेसिक पेमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन पिछले साल आपको याद होगा हमने इसी साल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स पिछले साल अनाउंस किया था, आई थिंक 2019 में अनाउंस किया था रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। उसमें कई सारे कोहोर्ट के ऊपर काम किया गया। रिटेल पेमेंट्स के बारे में भी, रिटेल पेमेंट्स में जो पहला कोहोर्ट था डिजिटल सैंडबॉक्स, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स था डिजिटल पेमेंट्स के लिए, रिटेल पेमेंट, उसमें कई सारे इनोवेटिव सॉल्यूशंस और मॉडल्स आए हैं। उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स हम एनपीसीआई के साथ डिस्कस कर चुके हैं और उसको अभी लॉन्च करने के लिए अभी काम जारी, जिसमें कि फीचर फोन वालों को बहुत फायदेमंद होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिटेल डायरेक्ट स्कीम के तहत आईपीओ और सरकारी बॉन्ड्स में यूपीआई के जरिए निवेश करने की सीमा को भी 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि फाइनेंशियल मार्केट्स में रिटेल हिस्सेदारी बढ़ाने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि मार्च 2020 में यूपीआई लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया गया था। ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से चलते हैं अंकुर मिश्रा के पास। अंकुर, आरबीआई का यह कदम कितना फायदेमंद साबित होगा रिटेल निवेशकों के लिए? जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यूपीआई को लेकर कई अनाउंसमेंट हुए हैं इस बार पॉलिसी में, और जो सबसे पहला अनाउंसमेंट है वो ये रहा कि जो
लिमिट होती थी, आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं या आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो अभी तक 2 लाख रुपए होती थी, उसको बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ ही साथ आरबीआई ने ये भी बोला है कि जो डिजिटल पेमेंट्स हैं उस पर एक डिस्कशन पेपर लाया जाएगा कि चार्जेस कंज्यूमर्स को ज़्यादा बेयर करने पड़ते हैं, कम बेयर करते हैं, न सिर्फ कंज्यूमर्स बल्कि कंपनी से भी बात की जाएगी और उसके बाद आरबीआई उसको स्टडी करेगा और बाद में इस पर रुख साफ करेगा। अभी तक कई बार कंज्यूमर्स कंप्लेंट करते हैं कि जो क्रेडिट कार्ड के चार्जेस हैं वो आप कभी किसी शॉप में जाते हैं, वहाँ ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो चार्ज आपको बेयर करना पड़ता है, एडिशनल शायद पैसा देना पड़ता है, तो उस पर एक डिस्कशन पेपर आरबीआई लेकर आएगा। साथ ही साथ आरबीआई ने ये भी बोला है कि जो फीचर फ़ोन यूज़र्स हैं, यानी कि वो लोग जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो कैसे यूपीआई से पेमेंट कर सकें, इस पर आरबीआई के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्कीम के तहत टेस्टिंग किए गए थे, जिसमें कुछ प्लेयर्स ने ये टेस्ट पास भी किया था। अब आरबीआई का कहना है कि फीचर बेस्ड फ़ोन पर यूपीआई ट्रांजैक्शंस लॉन्च कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस किया जाएगा। जो यूपीआई अभी तक है सिर्फ यूपीआई के प्लेटफॉर्म पर ही आपको एक अलग से पॉकेट दी जाएगी और वहीं पर ट्रांजैक्शन हो पाएगा। तो जो बैंकों पे जो अतिरिक्त भार होता था यूपीआई ट्रांजैक्शन का, वो अब आगे नहीं होगा। तो वो सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस पर आरबीआई ने जोर दिया है। तो मोटे तौर पर आरबीआई ने इस बार की पॉलिसी पर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर पुश दिया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया है। उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और इस हादसे में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 11 और अफसरों की भी मौत हो गई है। इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है, जिसमें बताया गया है कि जनरल बिपिन रावत, मिसेज मधुलिका रावत और 11 जो दूसरे लोग उस हेलीकॉप्टर में सवार थे, उनका निधन हो गया है। एक अफसर घायल है जिनका इलाज चल रहा है। कुल 14 लोग सवार थे। तमिलनाडु के कुन्नूर के पास यह हादसा हुआ है। इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया है। अब से कुछ घंटे पहले हादसे की खबर सामने आई थी, हादसे की तस्वीरें सामने आई थी। बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था MI-75 हेलीकॉप्टर और हादसे में सभी लोगों के मरने की बात अब सामने आ रही है। इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट करके जानकारी दी है, नहीं रहे सीडीएस जनरल बिपिन रावत, एक शानदार सैन्य अफसर, देश के पहले सीडीएस बनाए गए थे जनरल बिपिन रावत, उनका निधन हो गया है। हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल रावत का निधन। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन नीलगिरी हिल्स की ओर जा रहे थे। हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, जिसमें जनरल रावत, उनकी पत्नी और 12 अन्य अफसर थे। सभी के इस हादसे में निधन की बात सामने आ रही है। सैन्य बलों के लिए काफी दुखद दिन। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन। उत्तराखंड के रहने वाले जनरल बिपिन रावत एक शानदार अफसर के तौर पर जिनकी पहचान रही, सेनाध्यक्ष रहे और बाद में जब सीडीएस का पद सृजित किया गया भारत में, तो उन्हें सबसे पहला सीडीएस बनाया गया। जनरल बिपिन रावत जो कि हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, उनका निधन हो गया है। हादसे की तस्वीरें अब से कुछ देर पहले सामने आई थीं। हादसे में सभी 14 लोगों का निधन हो गया है। 16 मार्च 1958 को जन्म हुआ था जनरल रावत का, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। 30 दिसंबर 2019 को उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया था। भारतीय वायुसेना ने ट्विटर पर इस बात की पुष्टि की है कि जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। काफी दुखद हादसा, सैन्य बलों के लिए बहुत बड़ा झटका। हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल बिपिन रावत का निधन। 5x11 गोरखा राइफल्स के थे जनरल बिपिन रावत।
सेना में रहते हुए उनका कार्यकाल काफी उत्कृष्ट रहा। उन्हें कई खास मेडल से भी नवाजा गया, जिसमें परम विशिष्ट सेवा मेडल भी शामिल है। मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले जनरल बिपिन रावत, तमिलनाडु में उनका निधन हुआ है एक हेलीकॉप्टर हादसे में। भारत के सुरक्षा प्रतिष्ठान के लिए आज बेहद बड़ा झटका लगा है। रावत मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी के रहने वाले थे। एक शानदार मिलिट्री करियर का आज दुखद अंत हुआ। हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत की पत्नी का भी निधन हुआ है। 16 दिसंबर 1978 को 11 गोरखा राइफल्स में उन्हें कमीशन किया गया था। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के माहिर माने जाते थे जनरल बिपिन रावत। उग्रवाद प्रभावित इलाकों में उन्होंने 10 साल से ज्यादा सेवाएं दी। अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका कद इतना बड़ा था कि जब सीडीएस का पद सृजित किया गया भारत में, तय किया गया कि तीनों सेनाओं की एक संयुक्त कमान होगी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होगा, तो जनरल बिपिन रावत को इसके लिए सबसे उपयुक्त माना गया और सबसे पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत। आज एक हेलीकॉप्टर हादसे में उनका निधन हो गया है। इस दुखद हादसे में उनकी पत्नी मधुलिका रावत का भी निधन हुआ। हेलीकॉप्टर में और 12 लोग सवार थे, उन्हें भी बचाया नहीं जा सका। हादसा बेहद घने जंगल वाले इलाके में हुआ। सत्रह दिसंबर 2016 को उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया था और 2019 में उन्हें सीडीएस नियुक्त किया गया था। गोरखा ब्रिगेड की गौरवशाली परंपरा के ये दुख का पहाड़ उनके पीछे उनके ऊपर से गिरा है, तो उनको एक रियल टाइम, आप मीडिया के एंकर हैं, बड़े जाने माने एंकर हैं, ये तो उनको एक तरीके से आश्वासन देना था, कम से कम न्यूज देनी की, देखिए दुर्घटना हुई है, हम जांच कर रहे हैं। मुझे लगता है कि किया गया है, मगर हिंदुस्तान की पब्लिक के लिए ये नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स 6:15 बजे, आज 6:30 बजे पहले ट्वीट करता है, उसके बाद राजनाथ सिंह और बाकी सारे उनके पीछे पीछे लगे हैं। असली में तो अलग से होना चाहिए था, राजनाथ सिंह ने और प्रधानमंत्री ने पहले कहना था, पब्लिक को कहना था। हाँ, पार्लियामेंट में शोर होगा, मचता, मगर उनको ये भी कहना था, देखिए ये देश के लिए एक बहुत बड़ा एक हादसा हुआ है, हमने कुछ करना है। तीसरी बात जो है, बिल्कुल स्पष्ट मैं बताता हूँ, वो ये है कि काम जो सरकार ने किया है वो भी बहुत अच्छा है। देखिए कदम ऐसे उठाए गए हैं, पहले तो वायुसेना अध्यक्ष को वहां भेजा गया है, दूसरा राजनाथ सिंह उनके परिवार के सीडीएस के घर गए हैं। सीडीएस के घर में तो सारा जो आर्म्ड फोर्सेस का परिवार है, ये आर्मी के ही सीडीएस नहीं है, ये देश के सीडीएस, बिल्कुल सर, बिल्कुल के सीडीएस हैं, नेवी के सीडीएस हैं। आप वहां जाइए, वहां सारी फौजें, वो नेवी के हूँ, आर्मी के हूँ या एयरफोर्स को हूँ, उनके घर में मौजूद है। बिल्कुल, उनको एक तरीके से सिंपैथी दिखाते हैं। इनफैक्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, मीडिया को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि 12:20 को हादसा हुआ और 12:30, 12:35 के बाद नॉन स्टॉप जो उनके पास खबर आ रही है, जितनी भी आई है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, आपकी चैनल है, बाकी चैनलों ने, तो नेशन जो है, मुल्क जो है, वो मीडिया पे भरोसा करने लग गया है कि इन्हीं से खबर आएगी। और कोशिश यही रही सर, जो है जी, आखिर में जो है, सॉरी आई हैव टेकन मोर टाइम देन सीडीएस ने 2 साल निकाले हैं, एक और साल था उनका, बहुत दुख की बात है। और जो कुछ भी उन्होंने करना था किया है, मगर ये मौका है
कि जब पार्लियामेंट में कल इसके बहस होगी वो बड़ा रिस्पॉन्सिबल बहस होगी। बिल्कुल सर, मैं उस पर आपके पास दोबारा भी आता हूं, मैं अपने बाकी गेस्ट के पास भी जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा एक बार मैं फटाफट अनंत के पास जाना चाहता हूं। मेरे सहयोगी जो जैसे आप कह रहे थे कि राजनाथ सिंह के साथ साथ बाकी मिनिस्टर्स ने भी ट्वीट करा है, अपनी कंडोलेंसेज व्यक्त कर रहे हैं, अपने दुख व्यक्त किया है, और साथ ही साथ ऑपोजिशन के लीडर्स ने भी, मिनिस्टर्स ने भी, चीफ मिनिस्टर्स ने भी अपना दुख व्यक्त करना शुरू कर दिया है। अनंत, अगर आप हमें बता सकें, इस वक्त पूरा देश गमगीन है, जो पूरा देश की टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है, सभी लोग अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। बिल्कुल, देखें कि 12:20 के आसपास से हादसा हुआ, 12:30 के बाद हम लोगों ने कवरेज शुरू की, एक अपडेट्स लगातार पहुंचाई। उस वक्त एक स्वर में जितने लोगों से बात हुई, हमारे रिपोर्टर्स जहां जहां कवरेज के लिए गए, सोशल मीडिया का ट्रेंड हम लोगों ने देखा, दर्शकों की जो फीडबैक अलग अलग प्लेटफॉर्म से हमारे पास आ रही थी, सबका एक स्वर में यही कहना था कि तमाम लोग सुरक्षित रहें और तमाम लोग जल्द से जल्द स्वस्थ होकर के वापस लौटें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन उसके बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कंफर्म किया गया सीडीएस बिपिन रावत और बाकी लोगों की ना रहने को लेकर के। उसके बाद जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता हैं, जो इस वक्त मौजूदा मंत्री हैं, उनके तमाम तरफ से जो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है वो दिखाते हैं कि सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें लिखा कि डीपली एंग्विश्ड बाय द सडन डिमाइस ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ General Bipin Rawat, his wife and 11 others armed forces personnel in an extremely unfortunate helicopter accident today in Tamil Nadu. His untimely death is an irreparable loss to our armed forces and the country. और ये जो अंतिम लाइन है, ये वाकई में बिल्कुल शाश्वत है, ये सत्य है कि उनका असमय इस तरीके से जाना सिर्फ सेना का नहीं बल्कि देश का एक बहुत बड़ा नुकसान है, लोगों का एक जुड़ाव था। और कोई भी व्यक्ति किसी भी देश के किसी भी हिस्से में बैठा हो, उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्ट सीडीएस के साथ था, जनरल बिपिन रावत के साथ था। उसके पीछे की वजह थी जो उनका पूरा करियर रहा है, जो उनकी एक्सपर्टीज रही है, जो उनका विजन रहा है। एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जो अमित शाह, देश के जो गृह मंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री के घर पे पहुंच गए हैं। यहां पर जो सीसीएस की मीटिंग है वो शुरू होने वाली है। अमित शाह इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पे पहुंचे हैं। उन्होंने ट्वीट करके अपना दुख भी व्यक्त किया। अमित शाह जी के पहुंचने की खबर आ रही है। जी, अमित शाह पहुंच गए हैं। अमित शाह अंदर घर के प्रवेश कर गए हैं। उनका जो काफिला है वो बाहर है और धीरे धीरे करके जो तमाम लोग हैं वो पहुंचने वाले हैं। राजनाथ सिंह आएंगे, निर्मला सीतारमण होंगी, एस जयशंकर, ये चारों हैं। इसके अलावा जो एक मेंबर होते हैं वो आपके एनएसए हैं, वो सब लोग पहुंचने वाले हैं। 6:30 बजे का वक्त है, जैसा कि कहा जा रहा है कि कॉन्डोलेंस मीटिंग है, क्योंकि कल सरकार की तरफ से बयान आने वाला है। कल हो सकता है कि करीब 11 बजे जब पार्लियामेंट स्टार्ट हो तब रक्षा मंत्री का बयान आए, तो इसके लिए अभी पहुंच गए हैं यहाँ पर गृह मंत्री। और सबसे बड़ी बात कि देश का जो एक वॉइस था, मुझे लगता है कि चीन या पाकिस्तान, ये तमाम संकट के दौरान अगर आप देखिए तो सरकार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एकलौता वॉइस था जो उन्हें धमकाता था, जो पाकिस्तान को और चीन को उनकी भाषा में जवाब देता था, तो वो जनरल रावत थे। और वो बार बार उनका यही बयान जो होता था, लोगों में एक लगता था कि हाँ, हमारी जो सेना है वो उनको जनरल रावत को देखती थी और उन पर भरोसा करती थी कि हर संकट में जनरल रावत जैसे अधिकारी सामने खड़े हैं जो ये कहते हैं पूरे देश का भरोसा दिलाते हैं। बस थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी, 6:30 बजे का टाइम है, लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। बिल्कुल, बहुत ही दुखद घटना है। लेफ्टिनेंट जनरल AK चौधरी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, क्योंकि आपको शायद मौका भी मिला हो जनरल रावत के साथ काम करने का। बड़ी क्षति है देश के लिए, पहले CDS थे और ये क्षति पूरी करना बहुत मुश्किल होगा। मतलब एक बड़ा इम्प्रिंट उन्होंने छोड़ा, फर्स्ट CDS के तौर पे, आर्मी चीफ के तौर पर, देश के डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट पे, स्ट्रक्चर पे। आज शायद पलट के उनके अचीवमेंट्स को देखने का दिन भी है। आप एकदम सही बात कह रहे हैं। सबसे पहले तो ये बहुत ही बड़ी दुखद घटना है हमारे देश के लिए, जिसमें हमने अपने सैनिक भाइयों को, जनरल रावत साहब को, उनकी वाइफ, एयरफोर्स के जो उसके अंदर में जो स्टाफ थे उनको, उन सबको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और आपकी तरफ से और देश की तरफ से उनको नतमस्तक होता हूं, क्योंकि ये लोग सब इस देश के लिए ही जी जान से काम कर रहे थे। जहां तक जनरल रावत साहब का सवाल है, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं, खास करके जब मैं DGMO था तो इनसे मेरी इंटरेक्शन 2-4 बार बहुत डिटेल्ड में हुई है। वो एक बड़े प्रोफेशनल ऑफिसर थे और उनकी स्ट्रैटेजिक सोच बहुत ही उम्दा और बड़े कैलिबर के ऑफिसर हैं। ये मैं कह सकता हूं क्योंकि मैंने उनको देखा है, कई रैंकों में देखा है काम करते हुए। और ये इतनी दुखद है कि मैं तो अभी यही कह सकता हूं कि भगवान उनकी आत्मा, उन सब की आत्मा को शांति दे। लेकिन देश ने एक सही प्रोफेशनल
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि हमारे लिए एक स्ट्रेंथ था, उसको आज खो दिया है। आई एम श्योर इंडिया में कई अच्छे ऑफिसर्स हैं जो आएंगे और इसकी भरपाई को पूरा करेंगे, लेकिन आज के दिन हमें उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने रियली में एक सीडीएस होने के नाते जो शुरुआत करनी थी उसको बड़े ही अच्छे ढंग से अपने किरदार को निभाया है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। देश बदल